लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जिन अब एल्डर फी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिसे देखकर अब एल्डर फी भी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो भी अपनी पावर्स को जनरेट करते हुए एल्डर जिन के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं। और अब इन दोनों के पावर्स के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिसके इफेक्ट को देखकर ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब ये दोनों एल्डर अपने अपने पावर्स को बढ़ाते हुए बस किसी तरह से एक दूसरे को डिफीट करने में लगे हुए थे और इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जिसे देखकर सैंग कहता है कि अगर इन दोनों की फाइट ऐसे ही थोड़ी देर और चलती रही तो फिर इन दोनों में से कोई एक जरूर मारा जाएगा। तब जूनियन कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। और अब तभी हम देखते हैं कि कोई और भी वहाँ पर बहुत ही तेजी से आ रहा था और फिर हम देखते हैं कि ये वही एल्डर होते हैं जिन्हें हमने क्विंटेनियन में देखा था। और अब ये एल्डर तुरंत वहाँ पे पहुँच के इन दोनों एल्डर्स को रुकने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से अब ये दोनों एल्डर भी फाइट करना बंद कर देते हैं और अपने अपने लोगों के पास वापस आ जाते हैं। और अब ये एल्डर सेंग जुई को वापस जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर अब एल्डर फी भी ना चाहते हुए सेंग जुई को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी तेंग कहता है कि वेट अ मिनट, क्या यहाँ पे ये मजाक हो रहा है कि कोई भी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आएगा और यहाँ पे तबाही मचा के और हमें मारने की कोशिश करके ऐसे ही वापस चला जाएगा। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि तेंग बात को आगे मत बढ़ाओ। तब सेंग कहता है कि नहीं, तेंग बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इस बारे में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस पर ये एल्डर भी अब इन दोनों की तरफ देखते हैं। तब एल्डर फी कहते हैं कि दरअसल हमारा माउंटेन स्पिरिट बावला हो गया था, जिसकी वजह से उसने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का एंट्रेंस गेट तोड़ दिया और यहाँ पर सिर्फ हम अपने माउंटेन स्पिरिट को वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उसका एक हाथ ही काट दिया, जिसकी वजह से बात इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। अब सेंग कहता है कि ओके, हम इस बात को मान लेते हैं। जिसके बाद सेंग जुई और एल्डर फी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एल्डर फी मुड़ते हुए एल्डर जिन से कहते हैं कि तुम जाओ दुफू नहीं हो जो सब कुछ बदल दोगे। जिसे सुनकर एल्डर जिन भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं। और अब ये एल्डर सेंग से कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर या फिर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो फिर तुम मुझसे बेझिझक इसके बारे में कह सकते हो। तब सेंग कहता है कि आपकी सुधारता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मुसीबतें कभी खत्म होंगी और इसीलिए मेरे जैसे एक मामूली पर्सन के लिए आपको कष्ट उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि सेंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी हो, लेकिन चूंकि जुई रोंग ने तुम्हें अपना फ्यूचर हस्बैंड चुना है तो इसका मतलब तुम एक मामूली पर्सन तो नहीं हो, इसीलिए तुम जब चाहे मुझसे हेल्प मांग सकते हो। जिस पर सेंग भी थैंक यू सो मच कहता है और फिर ये एल्डर भी सबसे विदा लेके वहाँ से चले जाते हैं। और अब इस एल्डर के जाने के बाद जूनियन पूछता है कि आखिरकार ये था कौन। जिस पर तेंग उबासी लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इनके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मुझे सबसे पहले एक अच्छी सी नींद की जरूरत है। और अब जूनियन सेंग से कहता है कि मास्टर, क्या हम इस दरवाजे को अब फिक्स करेंगे। तब सेंग कहता है कि नहीं, रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ेंगे। और अब एल्डर जिन कहता है कि सेंग, तुम पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। जिस पर सेंग कहता है कि एल्डर, इस इम्प्रूवमेंट का क्या फायदा जिसे मैं कहीं पे यूज ही नहीं कर सकता और हमेशा मुझे बचाने के लिए आप लोगों को ही आगे आना पड़ता है। तब एल्डर जिन हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम एक जीनियस हो। जिसे सुनकर अब सेंग को भी एल्डर जिन की बातें समझ में आ जाती है। और अब जूनियन एल्डर जिन से पूछता है कि क्या आप हमारे साथ यहीं पे रुकने वाले हैं। जिस पर तेंग भी कहता है कि एल्डर जिन, प्लीज आप हमारे साथ यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 स्टूडेंट हो चुके हैं और इस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में अब बस एक मास्टर की कमी है। जिस पर सेंग भी एल्डर जिन को मास्टर बनने के लिए अप्रोच करता है। तब एल्डर जिन हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो बस एक बूढ़ा एल्डर हूँ, भला मैं तुम न्यू जनरेशन को क्या ही सिखा पाऊंगा, लेकिन चूंकि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का मेन एंट्रेंस गेट टूट चुका है तो अब इसीलिए तुम लोगों को एक गार्ड की जरूरत है। और चूंकि मुझे गार्डिंग करने का कई सौ सालों का एक्सपीरियंस भी है, तो अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हायर करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जिसे सुनकर पहले तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर जिन खुद इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अब तेंग कहता है कि आपको हायर करने के लिए मैं अपनी पूरी फैमिली की संपत्ति को भी बेच सकता हूँ, आप बस ऑर्डर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। जिस पर एल्डर जिन भी तेंग से कहते हैं कि ये हुई ना बात, चलो हम लोग खाना खाते हुए आगे की बातें करते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग भी अपने कमरे में आ जाता है और फिर वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड को रखता है वैसे ही उसे पता चल जाता है कि उसके कमरे में उसके अलावा भी और कोई है। और तभी सेंग अपने बेड की तरफ देखता है जहाँ पर पहले से एक लेडी सोई हुई थी और ये देखकर सेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद सेंग इस लेडी के पास आता है ताकि वो ये देख पाए कि आखिरकार ये लेडी है कौन। और अब इस लेडी को उठाने के लिए सेंग जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही ये लेडी अपनी आंखें खोल लेती है और सीधे सेंग के ऊपर एक अटैक कर देती है। और फिर सेंग से पूछती है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे थे। अब सेंग कहता है कि लेडी मायू, ये दरअसल मेरा कमरा है। जिस पर लेडी मायू विंडो की ओर जाते हुए कहती है कि इस तरह के बारिश के सीजन में नींद कुछ ज्यादा ही जल्दी आती है। और फिर वो सेंग से पूछती है कि आखिर अभी टाइम क्या हुआ है। तब सेंग कहता है कि क्या कोई बात है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही है। जिस पर लेडी
लेडी मायो कहती है कि तुम ये क्या बक रहे हो, मैंने सुना कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में कुछ हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे चली आई, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इस मैटर को अपने आप ही निपटा दिया और इसी वजह से मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करते करते सो गई। और फिर लेडी मायो अपने बाल बनाते हुए कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में एम्प्रेस ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से प्रिंसेस लुओ भी हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है, इसीलिए अब तुम कभी भी लुओ से नहीं मिलोगे। अब सैंग कहता है कि क्या सच में एम्प्रेस ने ऐसा कहा या फिर ये सब आप अपने मन से बना के कह रही है। जिस पर लेडी मायो कहती है कि तुम ये मत समझो कि जब चाहो तुम प्रिंसेस लुओ को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो फिर तुम्हें एक ही इशारे में खत्म कर सकती हूँ। अब सैंग कहता है कि मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, इसीलिए आपकी इस धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर लेडी मायो कहती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी खोने के लिए तुम्हारी लाइफ बची हुई है और इसके पीछे तो अब तेने फैमिली भी पड़ चुकी है। तब सैंग कहता है कि हाँ, मैंने इस कैपिटल में आने के बाद अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक मुझे टच भी नहीं कर पाया है। जिस पर लेडी मायो कहती है कि अच्छा, तो तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम इसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करोगे। अब सैंग कहता है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब तो खुद मिस जुई रोंग ने इस मैरिज के लिए हाँ कह दिया है। जिस पर लेडी मायो खड़े होते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से अभी भी तुम थोड़े से गलतफहमी में जी रहे हो। और फिर वो एक लेटर निकालते हुए कहती है कि इसे जुई रोंग ने तुम्हें देने के लिए कहा था। जिस पर सैंग भी उस लेटर को ले लेता है और फिर जैसे ही सैंग उस लेटर को खोलता है तो फिर उसमें ये लिखा हुआ होता है कि तुम्हें कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम मिस जुई रोंग को देखते हैं जो अपने क्रेन के साथ खेल रही थी। और फिर वो सोचते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से उसे मेरा लेटर अभी तक मिल चुका होगा और उस लेटर को पढ़ने के बाद आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा। और फिर जुई रोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा पर्सन है और इसीलिए मैंने क्विंटेन येन के वक्त सबके सामने उस लेटर को भेज के उसकी जान बचाई थी, लेकिन बस अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता है। वो स्मार्ट तो है लेकिन पावरफुल नहीं है और इसीलिए मैंने उसे दोबारा एक और लेटर भेजा है ताकि वो समझ जाए कि मैंने ये सब कुछ बस उसकी जान बचाने के लिए किया था। और अब वापिस इन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लेडी मायो कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि जुई रोंग भी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तब सैंग कहता है कि बस इस लेटर की वजह से मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकता। अगर वाकई में जुई रोंग मुझसे मैरिज नहीं करना चाहती है तो फिर उसे ये बात मेरे सामने आके कहना होगा। जिसे सुनकर लेडी मायो कहती है कि तुम कितने ज्यादा एनोइंग हो। अब सैंग कहता है कि अगर आपको मुझसे छुटकारा चाहिए तो फिर सारी चीजों को क्लियरली और डायरेक्ट कहिए, वो भी बिना कोई इस टाइप के माइंड गेम खेले हुए। जिस पर लेडी मायो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में डाला क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल रीजन थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटा बनोगे। और फिर लेडी मायो गुस्से में अपने पावर्स को भी एक्टिव कर लेती है और सैंग से कहती है कि अगर मुझे ये सब कुछ पहले ही पता होता तो फिर मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।